हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सेल। ठीक है, आज सेल के बारे में बात करेंगे और सेल के बारे में आपको थोड़ा कुछ पता होगा। ठीक है, सेल क्या होता है, तो सेल की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, सेल की अगर बात करते हैं तो सेल क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो सेल इज फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल कहाँ देखने को मिलेगा, तो सेल इज फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल है क्या, तो सेल इज द बेसिक यूनिट और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट, और वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल क्या काम कर रहा है, अगर पूरा ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ तो सेल काम क्या कर रहा है, तो सेल काफी सारे काम कर रहा है। एक तो सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, and it also helps in performing various biochemical activities. It also helps in performing various biochemical activities, और दूसरा काम क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, तो आप सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो, क्योंकि बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, सो व्हाट इज अ सेल, तो सेल इज द बेसिक यूनिट और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एज वेल एज इट परफॉर्म्स वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ओके, इसलिए वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द फंक्शनल यूनिट। इट इज फाउंड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं ऐसा बोलता हूं कि यार, मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सेल से होता है। तो जो सेल इनिशिएट होता है, इनिशियली देयर इज अ सिंगल सेल, और फिर वो सेल डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड एंड दे इंक्रीज द नंबर, दे डिवाइड एंड दे इंक्रीज द नंबर, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यार एक सेल से दो बनेंगे, फिर और दो बनेंगे, तो इस तरीके से सेल क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ओके, और ये सब सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे, ऑल दी सेल्स वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा बाद में लिखते हैं, ऑल द सेल वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टिश्यू। ठीक है, सो ये जो सेल है, जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी एनिमल बॉडी है, उसका फॉर्मेशन जो हुआ था सिंगल सेल से हुआ था, और सेल का नाम क्या होगा, तो ये जो सिंगल सेल है दैट इज टर्म्ड एज जाइगोट। क्या कहा जाता है, जाइगोट। और फिर क्या होता है, इन सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ओके, डिवीजन होता है। बायोलॉजी में डिवीजन का मतलब होता है टू इंक्रीज द नंबर, डिवीजन का मतलब ऐसा नहीं कि नंबर कम हो जाना। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सेल डिवाइड होकर उसने दो सेल्स बनाए, ये सेल ने डिवाइड होकर दो सेल्स बनाए। तो ये जो डिवीजन है जिससे सेल्स क्या कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, इट इज नोन एज माइटोसिस। क्या कहा जाता है इस डिवीजन को, माइटोसिस कहा जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, माइटोसिस इज अ प्रोसेस, माइटोसिस इज अ प्रोसेस
through which cell increase its number. Mitosis is a process through which cell increases its number. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा एक सिंगल सेल से, स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल. हायर एनिमल्स के केस में मैं बोलूंगा जाइगोट से होता है और काफी सारे सेल्स बनते हैं और फिर यही सेल्स क्या बनाते हैं, यही सेल्स आगे जाके बनाते हैं टिश्यू. ये सब सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेंगे, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेंगे. जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि इनिशियली ये जो सेल्स है इनके पास कोई फंक्शन नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे, बट ये जो सेल्स हैं, तो लेट्स से ये दो सेल्स हैं, मैं इनको बोलता हूं ये बन जाते हैं हार्ट के सेल. ये दो सेल बन गए किडनी के सेल, ये दो सेल बन गए लिवर के सेल और ये दो सेल बन गए हेड सेल. ठीक है, तो यहां तक कोई स्पेसिफिक फंक्शन सेल के पास था नहीं. ओके, बट बाद में जब वो डिवाइड करते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन आ जाता है. तो ये जो सेल्स जिनके पास स्पेसिफिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल लीवर का सेल है तो लीवर क्या काम करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. किडनी क्या करती है, यूरिन बनाने का काम करती है, तो किडनी के सेल्स क्या करेंगे, यूरिन बनाने में हेल्प करेंगे. हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो हार्ट के सेल्स क्या करेंगे, ब्लड को पंप करने का काम करेंगे. तो अभी ये जो सेल्स है इनके पास एक फंक्शन आ गया है, काम आ गया है. पहले सेल्स के पास काम नहीं था, अभी काम आ गया है. तो ये जो सेल्स है जिनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है उन सेल्स को कहा जाता है डिफरेंशिएटेड सेल्स. क्या कहा जाता है, they are termed as differentiated cell, है ना. सो डिफरेंशिएटेड सेल्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस आर टर्म्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल्स. मतलब ये जो कैटेगरी ऑफ सेल्स मैंने लिखी ये क्या हो गई, डिफरेंशिएटेड सेल्स की कैटेगरी होगी. तो यार ये कौन है, विच आर दोस. ओके, सो ये इनके पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है. तो अगर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है तो उनको अपने नाम क्या दिया है, दे आर टर्म्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल. जैसे यहां पे कौन थे, ये जो कैटेगरी थी डिफरेंशिएटेड सेल की थी, तो ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की. तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से, ये सब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है. तो सेल्स which does not have a specific function. Cells which does not have a specific functions are termed as undifferentiated cells. और जो सेल जिनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कहा जाता है. तो इनिशियली जब बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था तो जाइगोट से सेल्स का डिवीजन होता गया, माइटोसिस होता गया और नए सेल्स बनते गए. और फिर क्या हुआ, उन नए सेल्स ने एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया, एक स्पेसिफिक काम ले लिया. तो जो स्पेसिफिक काम ले लिया है उन सेल्स को कहा जाता है डिफरेंशिएटेड सेल्स. और जो स्पेसिफिक काम नहीं होता है, जिन्हें स्पेसिफिक काम नहीं लिया होता है, उन्हें कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल. ठीक है, तो सेल काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का. अगर सेल को ठीक से मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी बॉडी ठीक से काम करेगी और अगर सेल को ठीक से मेंटेन नहीं रखेंगे तो बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी. ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था, जब वो एक प्लांट की बार्क मतलब जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है ना, वहां ट्रंक पे से उसने एक सेल लिया जिसे कहा जाता था कॉर्क सेल. कौन सा सेल, कॉर्क सेल. और उसने उसको ऑब्जर्व किया अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप. उस टाइम पे तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, तो एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप लेके उन्होंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया. ओके, उसको ऑब्जर्व किया. ओके, और ऑब्जर्व करने पे क्या देखा कि यहाँ पे हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है. क्या है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिला.
ठीक है, और उसने उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, उसने बोला सेल है। ही टर्म दैट हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एज द सेल। ओके, सेल एक्चुअली जो ओरिजिन है वर्ड सेल, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम और अ लिटिल रूम। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, he took a cork cell and he observed it under a microscope. He took a thin slice of cork, या फिर आप बोल सकते हो bark of a tree, trunk of a tree, उसमें से एक स्लाइस लिया उसने and observed under सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, एंड ऑब्जर्व अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जब उसने ये ऑब्जर्व किया तो व्हाट डिड ही फाइंड, ही फाइंड honeycomb like structure. He found ये जो कॉर्क है, कॉर्क के अंदर तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरीके का पैटर्न है माइक्रोस्कोप में देखने पे। बी हाइव देखा है ना आपने, बी हाइव में इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको देखने को मिला। तो उसने ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया कि इट इज सेल। मतलब अगर आप इसे देखो तो ये लग नहीं रहा है छोटे छोटे से कंपार्टमेंट से, छोटे छोटे से रूम है। ओके, तो सेल जो है दैट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्या मतलब होता है, लिटिल रूम। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। He discovered cell when he observed a thin slice of cork. Okay, उसने एक ट्री का कॉर्क जो था, आउटर पोर्शन जो होता है, ट्रंक वाला पोर्शन होता है, वहां से एक स्लाइस ली कॉर्क की, और जब उसने ऑब्जर्व किया तो ही ऑब्जर्व किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप। उस टाइप पे तो उसने मैग्नीफाइंग लेंस यूज करके एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद से। ओके, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसके अंदर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे। क्या दिख रहा है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मध पूड़े जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे। ठीक है, सो ही टर्म दो स्ट्रक्चर्स एज सेल, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। ठीक है, नाउ दूसरे साइंटिस्ट लोग ने भी काफी सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे, तो उनके नाम भी अपन देख लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, इन दी कॉर्क ऑफ दी discovered cell in the slice of cork. ठीक है, with the help of a simple microscope। चलेगा, with the help of the simple microscope में छोड़ देता हूं। ओके, दूसरा कौन था, so another guy was Leeuwenhoek। ओके, लीवनहॉक की अगर बात करते हैं तो लीवनहॉक ने क्या किया, तो लीवनहॉक डिस्कवर्ड अ फ्री सेल और फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड। ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड। He discovered a free living cell in a pond. Okay, with the help of, अच्छा यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा एकदम व्हाट डू कॉल सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ था। ओके, और यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप यूज किया गया, थोड़ा बेटर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप यूज किया गया था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया था दैट वाज द ईयर 1665। कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, 1665 में डिस्कवर किया था, और लीवनहॉक ने डिस्कवर किया 1674 में।
किसमें 1674 में, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, माइक्रोस्कोप का भी एडवांसमेंट हुआ, अच्छे माइक्रोस्कोप आने लग गए। तो लिवेनहॉक ने विद द हेल्प ऑफ अ गुड माइक्रोस्कोप, मच बेटर देन द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड और डिस्कवर्ड अ फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे मैंने फ्री लिविंग का मतलब क्या हुआ, ये जो सेल था, ये सेल किसके अंदर था, ट्री के अंदर था। ये जो सेल है ये अकेला है, किसी के साथ नहीं है, इसलिए मैंने क्या टर्म यूज किया है, इट्स अ फ्री लिविंग सेल। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो एक और साइंटिस्ट है, दैट इज द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड nucleus. Robert Brown discovered nucleus. Nucleus is the center portion of the cell, or we can also term it as the brain of the cell. We can also term nucleus as the brain. सेल का ब्रेन है ये, ठीक है। तो दैट वाज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन। कंफ्यूजन हो जाता है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल। ओके, देन देयर इज अनदर टू साइंटिस्ट, दैट इज स्किल्डन एंड स्क्वान। क्या नाम है, स्किल्डन एंड स्क्वान, SCH ठीक है। स्किल्डन और स्क्वान ने सेल थियरी प्रपोज करी थी। क्या प्रपोज करी थी, दे प्रेजेंटेड द सेल थियरी, और उन्होंने ऐसा बोला था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या बोला था, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं, व्हाट डिड दे डू, दे प्रेजेंटेड सेल थियरी, and mentioned all plant and animals are made up of cell. Presented cell theory and mentioned all plants and animals are made up of cell. ठीक है। Then there's another guy, Purkinje. कौन है, पर्किंजे नाम का एक और साइंटिस्ट था। उसने क्या काम किया, he coined the term, ठीक है। there's another guy known as पर्किंजे। क्या काम किया पर्किंजे ने, तो ही coined the term प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर सेल के अंदर का जो कंटेंट है, वी कैन टर्म इट एज द प्रोटोप्लाज्म। तो ही coined the term प्रोटोप्लाज्म, coined the term protoplasm for liquid substance present inside cell, ठीक है, और the fluid which is present inside the cell. So that was coined by Purkinje, ठीक है। दूसरी बात, there's one more scientist, that is Virchow. वर्चू ने क्या काम किया, तो जो सेल थ्योरी थी, इस सेल थ्योरी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिया, और इंप्रूवमेंट देने के बाद उसने एक पॉइंट रखा दैट द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मैं यहां पे लिखूंगा एडेड वन मोर पॉइंट टू सेल थ्योरी, एडेड वन मोर पॉइंट टू द सेल थ्योरी। उसका पॉइंट क्या था, उसका ये पॉइंट था कि न्यू सेल्स
are formed from pre-existing cell. New cells are formed from pre-existing cell. जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है वो पुराने सेल से ही होता है. ठीक है, जैसे अभी अपन ने दिखाया था कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना रहा है, तो जो दो सेल्स बने हैं उनका फॉर्मेशन किससे हुआ? पुराने सेल से हुआ. तो यही बात वर्च्यू ने बोली कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. दो और साइंटिस्ट है जो जिनने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट इज दे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप, और उन दोनों का नाम है नोल एंड रुस्का. नोल एंड रुस्का, ये दो साइंटिस्ट थे जिनने क्या बनाया? दे डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्यों डेवलप किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को? टू स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको स्टडी करने के लिए नोल एंड रुस्का ने किसको डेवलप किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है. ओके, स्कूल्स में जो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और वी कैन टर्म इट एज द लाइट माइक्रोस्कोप. आपने देखा होगा या फिर आप कभी यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस माइक्रोस्कोप में सनलाइट को यूज किया जाता है. सनलाइट की लाइट को यूज करके आप कोई भी इमेज को फॉर्म करते. तो इसलिए इट इज अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो स्कूल में यूज किया जाता है. सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर आप उसको बोल सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप. जो सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दे आर वेरी वेरी पावरफुल. तो यहां पे भी आपको इमेज तो मिलेगी, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो इमेज काफी ज्यादा एनलार्ज्ड, काफी ज्यादा डिटेलिंग इमेज आप देख सकते हो कंपेयर टू अ सिंपल माइक्रोस्कोप और अ लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द साइंटिस्ट व्हिच हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. ठीक है. अब सेल के अगर मैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल? बेसिक कैरेक्टर्स अगर देखें तो बेसिक कैरेक्टर्स क्या हो गए? तो सेल का एक सबसे बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो एक इंडिविजुअली लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस है वो खुद मेंटेन और रेगुलेट कर सकता है. इट कैन सर्वाइव एज एन इंडिविजुअल. दे कैन परफॉर्म ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन. दे कैन perform all life sustaining activities on their own. ठीक है. अगर आप उन्हें फूड सप्लाई करो, खाना देते रहोगे उस सेल को, तो सेल क्या करेगा? वो सर्वाइव भी करेगा और आगे जाके अपना नंबर बढ़ाएगा भी. तो यहां पे क्या लिखा मैंने? दे कैन परफॉर्म ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन. वो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं. ओनली यू नीड टू प्रोवाइड देम एज फूड. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट बात बेसिक कैरेक्टर जो सेल का है दैट इज दे कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन है उनके पास? दे कंटेन हेरिडेटरी information. Okay. They have hereditary information present in an organelle present in the nucleus of a cell.
दे कंटेन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, व्हाट इज दिस हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन? सो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती है, वो इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन होती जाती है। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन या हेरिडेटरी मटेरियल की बात करूं, ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए एंड क्रोमोसोम। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डीएनए और क्रोमोसोम की। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन एज वेल। ओके, तो सेल के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती जाती है फ्रॉम वन पेरेंट टू दी अनदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं स्पर्म होता है और एग होता है, तो स्पर्म के पास क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। स्पर्म भी सेल हुआ, एग भी सेल हुआ। इनके पास क्या है? डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जब ठीक है, स्पर्म फादर से आता है और एग जो होता है वो मदर से आता है। ये दोनों फ्यूज होते हैं। क्या होता है? ये दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, जो अभी अपन ने लिखा था। और फिर जाइगोट से क्या बनेगा? आगे जाके जाइगोट डेवलप करेगा किस में? इनटू अ बेबी। आगे जाके जाइगोट क्या बनाएगा? बेबी बनाएगा। तो यार जो जाइगोट है वो किससे बना है? स्पर्म से और ओवम से बना है, एग से बना है। ठीक है, और इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है किसके पास आया? हेरिडेटरी मटेरियल किसके पास आया? फादर के पास आया और मदर के पास आया। ठीक है, तो मैं यहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल का कलर चेंज कर देता हूं। मैं इसको कर देता हूं ग्रीन। ठीक है, तो यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल आएगा बच्चे के पास, वो जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होगा? वो जेनेटिक मटेरियल के पास मदर का भी जेनेटिक मटेरियल है और फादर का भी जेनेटिक मटेरियल है। तो इसीलिए जो बेबी का फॉर्मेशन होगा, तो बेबी किसके जैसा दिखेगा? अपने पेरेंट्स के जैसा दिखेगा। मे बी उसकी नोज मदर की जैसी हो, मे बी उसके फेस, उसकी जो आईज फादर की जैसी हो, हाइट मदर की जैसी हो, बाल फादर की जैसे हो। क्यों? बिकॉज जो हेरिडेटरी मटेरियल है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको कहां से मिली है? उसके फादर से मिली और मदर से मिली है। तो इसलिए जो सेल होगा, सेल के पास क्या होता है? हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, तो यार यहां से मैं रब कर देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैं लिख रहा हूं उसको आप कॉपी करके नोट्स बनाओगे। थर्ड पॉइंट, दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द नंबर। जो अभी अपन ने देखा था, दे कैन अंडरगो डिविजन। तो मैं लिखता हूं दे हैव द एबिलिटी टू हैव द replicate independently. Okay, they can replicate independently. They are not dependent on anybody else for the division. जो मैंने बोला था माइटोसिस होता है ना, वो माइटोसिस के लिए वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। मतलब मैं लिख दूंगा सेल डिवीजन। कौन सा टर्म लिखा था अपने सेल डिवीजन की जगह पे? एक और, दैट इज माइटोसिस करते हैं। ठीक है, अगर मैं सेल को न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा हूं तो सेल क्या करेगा? एक तो खुद सब अपने आप को सस्टेन कर सकता है, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है और फिर अपना नंबर भी बढ़ा सकता है। इट कैन इंक्रीज इट्स नंबर एज वेल। ठीक है, फिर दे शो सिमिलर they show similar chemical composition and metabolic activities ठीक है,
सो ये जो 4 मैंने चीजें लिखी है सेल के बेसिक कैरेक्टर्स हो गए। तो एक कैरेक्टर तो क्या हो गया, वो खुद को सस्टेन कर सकता है, वो काफी सारी एक्टिविटीज करके खुद को सस्टेन कर सकता है, खुद को अलाइव रख सकता है। आप खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दो उसको। ओके, दे हैव हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, उनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो स्पर्म और एग के थ्रू आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। थर्ड, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, वो सेल डिवीजन के थ्रू माइटोसिस करके रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। एंड फोर्थ, दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितने भी सेल्स अवेलेबल हो गए उनके पास एक सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, उनका वो एक सिमिलर केमिकल कंपोजिशन से बने हुए, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हर एक सेल की क्या है, सेम है। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टर्स जो पता होने चाहिए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके जितनी भी डिटेलिंग्स मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, नाउ जो बात अभी अपन कर रहे थे कि जो सेल्स है, जब काफी सारे सेल्स साथ में आ जाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, वो बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। जब काफी सारे टिश्यू साथ में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और जब काफी सारे ऑर्गन साथ में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब काफी सारे ऑर्गन साथ में आ जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम साथ में आ जाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनता है पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आप देखो सेल एक सबसे बेसिक यूनिट है। ये पूरा जो सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट कौन है, सेल है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बोल दूं डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, सो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम बनती है ऑर्गन से, ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू बनता है सेल से। और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, तो सेल के अंदर है डिफरेंट ऑर्गेनल्स। क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर। ठीक है, और सेल क्या बना रहा है, काफी सारे सेल्स साथ में आके क्या बना रहे, टिश्यू बना रहे हैं। काफी सारा टिश्यू साथ में आके ऑर्गन बना रहा है, काफी सारा ऑर्गन साथ में आके ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे, ऑर्गेनिज्म को बना रहे। ठीक है, अभी ये जो मैंने बात बोली है तो ऑब्वियसली मैंने यहां पे बोला कि काफी सारे सेल्स टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपन बात कर रहे हैं यहां पे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो सेल है उसकी बात कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपन देखें तो जो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, जो अभी मैंने बात करी, वो इससे मैंने बोला कि यार उनके पास काफी सारे सेल्स हैं, दे हैव मेनी सेल। तो मेनी सेल की वजह से क्या हो रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बन रही है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और वैरायटी होती है जिनके पास वो सिर्फ बने होते हैं सिंगल सेल से। किससे बने होते हैं, सिंगल सेल से। और जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहा जाता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल से बनता है, काफी सारे सेल्स, दैट इज टर्म्ड एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। ठीक है, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लोअर मतलब ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते, दोज आर लोअर ऑर्गेनिजम्स, दोज आर लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर हायर, या फिर मैं दूसरा टर्म यूज कर सकता हूं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। हायर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आप उनको बोल सकते हो। ठीक है,
अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा? अपन आ जाएगा खुद, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, वी आर मल्टी सेल्यूलर। तो इसके एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं ह्यूमन, ह्यूमन लिखते हैं। फिर क्या हो सकता है? प्लांट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं प्लांट भी लिख सकता हूं। और क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे अपन लिख सकते हैं फंगाई, एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स ही है, बट मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं कि एनिमल्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो यार लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? तो उसमें आपको पता होना चाहिए, वी हैव एग्जांपल अमीबा। कौन है? अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास नाम का ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वी हैव क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और एक और लिखते हैं पैरामेशियम। कौन है? पैरामेशियम। ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स मैंने यहां पे दे दिए। तो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामेशियम है, या फिर आप कोई बैक्टीरिया की बात करो तो ये चारों चीजें क्या होगी? ये चारों चीजें सिंगल सेल्ड होगी, मतलब यूनिसेल्युलर होगी, और लोअर ऑर्गेनिज्म में आएंगे ये लोग। बल्कि अगर आप एनिमल्स की बात करो, प्लांट्स की बात करो, फंगाई की बात करो, ह्यूमंस की बात करो, तो ये क्या हो गए? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो गए, क्योंकि इनके पास क्या ऑर्गन सिस्टम है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलती है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 वैरायटीज मैंने आपको बता दी, सिंगल सेल वाले एंड मल्टी सेल वाले। सो नाउ अगर अपन बात करें शेप की, शेप ऑफ सेल, यार सेल का शेप क्या होता है? तो काफी सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है, और काफी सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सेल्स which can change shape। 2 कैटेगरी हुई इसमें भी कि यार वैसे सेल है जिनका शेप चेंज हो सकता है, और वैसे सेल्स जिनका शेप चेंज नहीं हो सकता है। तो यार विच कैन चेंज शेप, उसके एग्जाम्पल में किसको ले लेते हैं? तो अमीबा को लेते हैं। अमीबा जो भी मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो अपना शेप चेंज कर सकता है। और दूसरा एक लेते हैं WBC। WBC इज व्हाइट ब्लड सेल, जो अपनी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, कौन सा सेल है? व्हाइट या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज WBC। इसे क्या कहा जाता है? WBC कहा जाता है। ठीक है, WBC का अगर मैं इंपॉर्टेंस बता दूं तो ये क्या काम करते हैं? WBCs आपकी बॉडी के सोल्जर्स है। आपकी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर होता है या कोई ऐसी चीज एंटर होती है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है, तो WBC क्या करेंगे? आपकी बॉडी को उस चीज से बचाएंगे। क्या करेंगे? उससे बचाएंगे। तो मैं आप लिख देता हूं, व्हाइट ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, सोल्जर्स क्या काम करेंगे? कोई भी चीज बॉडी में अगर एंटर होती है वो बॉडी को हार्म कर सकती है, तो उससे बचाने का काम किसका है? WBC का। ठीक है, क्लियर है? सो व्हाइट ब्लड सेल्स अपना शेप चेंज कर सकते हैं, और अमीबा भी अपना शेप चेंज कर सकता है। फिर अपन लिखते हैं सेल्स विच cannot change shape। cells which cannot change shape, फिक्स शेप है उनका। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं फिक्स शेप। ओके, तो काफी सारे ऐसे सेल्स हैं जिनका शेप क्या है? काफी फिक्स है।
ओके, वो लोग अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं फैट सेल्स की, ओके, तो फैट सेल्स का शेप जो होता है दैट इज एलिप्टिकल। एलिप्टिकल शेप है। ओके, अगर मैं बात करता हूं जो अभी अपन ने बनाया था ओवम, तो ओवम की अगर शेप की बात करते हैं तो दैट इज स्पेरिकल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मसल की, मसल सेल, ओके, तो अगर मसल सेल की बात करते हैं तो मसल सेल जो होता है दैट इज स्पिंडल शेप्ड, दैट इज स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, और अगर स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म इज नॉब थ्रेड, स्पर्म इज knob threaded structure, knobbed threaded structure। ठीक है, और अगर नर्व सेल की बात करते हैं तो नर्व सेल इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। यहां पे लिख देता है, नर्व सेल जो होता है उसका जो शेप होता है दैट इज इलोंगेटेड। ठीक है, सो उसका जो शेप होता है दैट इज इलोंगेटेड शेप, इलोंगेटेड। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन दूं तो द नर्व सेल लुक्स लाइक दिस, नर्व सेल लुक्स लाइक दिस, नर्व सेल्स लुक्स लाइक दिस। फैट सेल्स आपको थोड़े ओवल शेप के दिखेंगे, फैट सेल्स आपको थोड़े एलिप्टिकल शेप आप बोल सकते हो, या फिर आप ओवल शेप भी बोल सकते हो। ओवम की अगर बात करें तो ओवम आपको गोल दिखेगा, गोल। और अगर मसल सेल की बात करते हैं, स्मूथ मसल सेल, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा काफी टाइप के मसल सेल्स होते हैं, मैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स की बात कर रहा हूं। तो स्मूथ मसल सेल्स की अगर बात करते हैं तो वो होते हैं स्पिंडल शेप, दे आर स्पिंडल शेप्ड। और अगर स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म का स्ट्रक्चर तो अभी आपने देखा था, स्पर्म जो होते हैं वो इस तरीके के शेप के होते हैं, नॉब थ्रेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो शेप है सेल का ये चेंज नहीं होने वाला। फैट सेल्स, वो सेल्स जो चर्बी स्टोर करते हैं, ओवम दैट इज द गैमेट, स्पेरिकल गोल होगा। मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होगा। नॉब थ्रेड, स्पर्म जो होगा नॉब थ्रेड स्ट्रक्चर होगा। और जो नर्व सेल्स है जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन कैरी करना, इंफॉर्मेशन को पास करना, दैट इज टर्म्ड एज द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इज दिस क्लियर? दूसरी घड़ी लाके दे दो। ओके, क्लियर है? सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यार जो शेप चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पे मैंने बोला जो शेप चेंज करते हैं दैट इज अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी, और जो शेप चेंज नहीं करते हैं दोज आर फैट सेल्स, ओवम, स्मूथ सेल्स, स्पर्म, नर्व सेल्स। मैंने शेप भी दिखा दिया आपको। ठीक है, तो फैट सेल, कोई भी फैट सेल अगर आप देखोगे तो उसका शेप यही होगा, कोई भी ओवम आप देखोगे उसका सेल यही होगा, कोई भी मसल सेल देखोगे स्मूथ तो उसका स्पिंडल शेप होगा। ओके, स्पर्म का शेप ये होगा, और अगर नर्व सेल की बात करता हूं तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, सबसे बड़ा सेल कौन सा है और सबसे छोटा सेल कौन सा है? द बिगेस्ट सेल इज द सेल और द ऑस्ट्रिच एग। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा सेल कौन सा, बिगेस्ट सेल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इट इज गोइंग टू बी द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है दैट इज अ सिंगल सेल,
ओके, एंड इट इज टर्म्ड एज द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगर आपको पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, सो दैट इज so the smallest cell is a very primitive organism termed as mycoplasma. क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा. ठीक है, जिसकी अगर साइज की अगर मैं बात करता हूं तो वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर की साइज का ही है. 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर ही उसकी साइज है. और अगर पूछा जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, तो जो सबसे लंबा सेल है दैट इज द नर्व सेल. दैट इज द नर्व सेल, जो भी अपन बात कर रहे थे. इसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कैरी करना. ओके, इट कैरीज द सेंसेशन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट. ठीक है, सो नर्व सेल्स जो है, अगर उनकी मैं साइज की बात करूं, लॉन्गेस्ट सेल अपन ने इसको टर्म दिया है, सो दे आर 90 सेंटीमीटर लॉन्ग. Some of the nerve cell can be 90 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि बिगेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है. ठीक है, अभी कोई भी सेल को अगर अपन देखेंगे, इफ वी टेक एनी ऑफ द सेल, वर्ल्ड में से कोई सा भी सेल अगर आप उठा के लिया और उसको चेक करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वी फाइंड 3 कॉमन स्ट्रक्चर्स इन अ सेल. देयर आर 3 कॉमन स्ट्रक्चर There are 3 common structures present in all the cell. हर एक सेल कहीं से भी आप लेके आ जाओगे तो उसके पास ये 3 कॉमन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे ही. और वो 3 कॉमन स्ट्रक्चर कौन से है? सो द सेल वुड कंटेन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस, और तीसरा स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज साइटोप्लाज्म. ओके, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? ये कॉमन है. यू टेक एनी सेल दैट शुड बी द हायर सेल और द सेल ऑफ अ हायर ऑर्गेनिज्म, नॉट द सेल ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म. क्योंकि अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म देखोगे तो उसके अंदर ये चीज ठीक से डेवलप नहीं होती है. A nucleus is not well developed inside a lower organism or a primitive cell or a prokaryotic cell. We'll talk about what is a prokaryotic cell. ठीक है, पर अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो या फिर हायर एनिमल्स की बात करते हो तो हायर एनिमल्स में ये चीज, तीनों चीज आपको देखने को मिलेगी ही. ठीक है, क्लियर है? नाउ विल टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें, सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल. अब मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कौन से सेल में. तो आउटर मोस्ट लेयर ये है, दिस इज ऑफ द एनिमल सेल. ठीक है, एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर बना रहा है एंड दूसरे एनिमल्स में भी मिलता है, तो इट इज ऑल्सो फाउंड इन, कहां देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, फंगाई में देखने को मिलेगा एंड बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में, और दूसरे सेल्स में मतलब प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर नहीं है, बट प्रेजेंट तो
है, ठीक है। किससे बना है? तो ये बनता है प्रोटीन्स एंड लिपिड से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनता है, ठीक है। काम क्या है मेम्ब्रेन का, किस काम में हेल्पफुल है? तो यार इट इज प्रोवाइडिंग द शेप स्ट्रक्चर टू द सेल, टू द एनिमल सेल लिखेंगे, प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू एनिमल सेल। इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द एनिमल सेल, ठीक है। और क्या काम कर सकता है? तो इट हेल्प्स इन एंगल्फिंग ऑफ फूड। एक पॉइंट डाल देते इसमें, इट इज सेमी परमिएबल बोल सकते हैं, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब सब चीजें ये मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकती, कोई कोई चीजें ही पास हो सकती है। इसलिए क्या लिखा है? सेमी परमिएबल है या फिर सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। अमीबा में इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंगल्फिंग फूड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अमीबा plasma membrane helps in engulfing of food, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंगल्फिंग ऑफ फूड के प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। Engulfing of food by the plasma membrane in amoeba is termed as endocytosis, ठीक है। दूसरा एक रोल जो मेम्ब्रेन का है, दैट इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is transport of material. Important role of plasma membrane is transport of material, ठीक है। तीन तरीके से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस एंड तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें कौन से प्रोसेस है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टुवर्ड्स द लोअर अमाउंट, ठीक है। डिफ्यूजन को मैं सिंपली डिफाइन कर रहा हूं। क्या है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ गैस, लिक्विड भी ले लो या सॉलिड ले लो, फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट। गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड जब अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाते हैं, अपने ज्यादा अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ मूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन इज वेरी कॉमन विद गैस,
ओके, गैस में काफी कॉमन भी है, और आप ये भी लिख सकते हो इट इज फास्टर विद गैस। डिफ्यूजन इज रैपिड, फास्ट इन गैस। ठीक है, डिफ्यूजन इज रैपिड इन गैस या फिर फास्ट इन गैस। दूसरा जो मैंने बताया ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? अब ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ लिक्विड, ध्यान से सुनना, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपन देखेंगे, मूवमेंट ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टू लोअर अमाउंट, from its higher amount to lower amount through a semi permeable membrane। जब लिक्विड या फिर सॉल्वेंट अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि तीनों चीज का मूवमेंट हो सकता है, गैस का, लिक्विड का, सॉलिड का भी, बट ऑस्मोसिस में देयर इज मूवमेंट ऑफ लिक्विड ओनली। ठीक है, और तीसरा मैंने जो ट्रांसपोर्ट बोला दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट बोला? ओके, यहां पे डिफाइन कैसे करेंगे? सो यहां पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लिख लेते हैं, फ्रॉम, यहां पे मैं लिखा फ्रॉम हायर अमाउंट, तो मैं लिखूंगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर अमाउंट टू higher amount. Movement of substances from lower amount to higher amount by using energy. क्या यूज किया जा रहा है? यहाँ पे एनर्जी को यूज किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई चीज मूव करेगी, मूवमेंट होगा ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर टू हायर, कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की तरफ जाएगी। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई माउंटेन के ऊपर हो साइकिल लेके, तो आपको माउंटेन से नीचे आने के लिए पैडलिंग करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपकी एनर्जी नहीं वेस्ट होगी। आप साइकिल के ऊपर बैठ जाओ, साइकिल ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएगी। बट अगर आप माउंटेन के नीचे हो और आपको माउंटेन क्लाइंब करना है, तो यस, आपको पैडल करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी यूज होगी। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं चीजें अपने हायर अमाउंट से, मतलब टॉप से लोअर अमाउंट की तरफ जाती है, तो वहां पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे भी हायर से लोअर की तरफ जा रही है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब चीजें अपने लोअर से हायर की तरफ जाती है, तब क्या चाहिए होता है? देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। किसका रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अच्छा, अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कहा जाता है केमिकल एनर्जी। क्या कहा जाता है? केमिकल एनर्जी कहा जाता है। और उस केमिकल एनर्जी का नाम है एटीपी। क्या नाम है? एटीपी। एटीपी से केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं डिफ्यूजन में केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है, ऑस्मोसिस में भी केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट है क्या? तो यस, इट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? तो डिफ्यूजन में नहीं है, ऑस्मोसिस में नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां पे एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन किसका काम करते हैं? पंप का काम करते हैं, चीजों को पंप करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता होगा, आपके घर पे अगर मोटर लगी हुई, इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी को टंकी में डालती है, तो वो मोटर बिना इलेक्ट्रिसिटी का काम थोड़ी करेगी, उसमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो जब मैं बोलता हूं पंप यूज किया जा रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एनर्जी यूज करी जा रही है। कौन सी एनर्जी?
केमिकल एटीपी एनर्जी यूज करी जा रही है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से मेम्ब्रेन क्या करेगी, चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगी। डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकती है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अपने सेल्स के अंदर काफी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है सेल के अंदर जिसे कहा जाता है CO2। ठीक है, तो CO2 को आपको बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। आपको पता है CO2 इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ओके, योर ऑक्सीजन इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो जो आपका सेल है, जो आपका सेल है उसके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज की वजह से CO2 का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा हो जाता है, और जब उसके अंदर CO2 का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इनहेल करते हो, आप सांस लेते हो। सो व्हेन यू इनहेल, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, बॉडी में मतलब आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, लेट्स से ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, और आपके सेल के अंदर किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। जैसे मैंने बताया था कि गैस क्या करती है, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाती है। तो यार बाहर की तरफ तो CO2 है ही नहीं, अंदर की तरफ तो O2 नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, CO2 क्या करेगा, अपने हायर अमाउंट से, मतलब CO2 वुड एंटर द ब्लड, CO2 सेल में से कहां चला जाएगा, ब्लड के पास चला जाएगा, और O2 ब्लड में से कहां आ जाएगा, सेल के पास आ जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ था वो कहां पहुंचेगा, वो ब्लड के पास जाएगा, और ब्लड के पास जो ऑक्सीजन आया था जब आपने ब्रीथ किया, तो वो ऑक्सीजन कहां आ जाएगा, आपके सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, दिस इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। दिस इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। दैट इज exchange of gases, that is exchange of gases। ठीक है, अभी मैंने बात करी थी ऑस्मोसिस की, कि सॉल्वेंट या लिक्विड या फिर वाटर मूव करता है अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट के लिए। तो उसको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस फर्स्ट, कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, ठीक है, ये अच्छे से समझना, कोई भी सॉल्यूशन है वो 2 चीज से बना होता है, 2 कंपोनेंट से बना होता है। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, नाउ आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, तो आपको पता होना, जैसे कि आपने शरबत बनाया, ओके, तो शरबत में आप पानी ले रहे हो, आप रसना ले रहे हो, या फिर आप लेमन डाल रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीज मेरी 2 कंपोनेंट के मिक्स होने की वजह से उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है विच इज द मेन पार्ट, आप बोल सकते हो, ओके, इट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे सोल्यूट कहा जाता है। सो वी हैव अ सॉल्वेंट एंड वी हैव अ सोल्यूट। ठीक है, तो जो बात अभी मैंने करी कि आप अगर लेमन वाटर बना रहे हो, ठीक है, नींबू पानी बना रहे हो, तो आप नींबू पानी में क्या करोगे, आप पानी लेते हो और पानी में क्या डालते हो, आप लेमन डालते हो, पानी में आप लेमन जूस डालते हो। ठीक है, तो पानी क्या करता है, लेमन जूस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर मिक्स कर लेता है। तो सॉल्वेंट क्या चीजें होती है, सॉल्वेंट वो चीजें होती है विच डिसॉल्व्स जो सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेती है। लेमन क्या था, सोल्यूट था, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो डिसॉल्व सोल्यूट, और सोल्यूट क्या होता है, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैंने यहां क्या लिखा है, सॉल्वेंट वो चीजें होती है जो सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेती है, डिसॉल्व सोल्यूट, और सोल्यूट वो चीजें जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। अगर आपने शरबत की बात करें, लेमन वाटर की बात करें, तो लेमन वाटर वाले केस में सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया, और आपका सोल्यूट क्या हो गया, तो सोल्यूट हो गया लेमन हो गया, सोल्यूट क्या हो गया, लेमन हो गया। ठीक है, आप चाय बनाते हो तो चाय में सॉल्वेंट क्या है, तो
तो चाय में सॉल्वेंट होता है मिल्क और सोल्यूट क्या है, तो चाय पत्ती। चाय पत्ती जो होती है वो सोल्यूट हो गई और आपका सॉल्वेंट क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो हर एक सॉल्यूशन में दो चीजें होगी, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, अब आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर कोई सॉल्यूशन अपन कंसीडर करते हैं, इफ यू कंसीडर अ सॉल्यूशन, अगर उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और सोल्यूट का अमाउंट कम है, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके पास, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट तो दोनों हो गए, तो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके पास सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है और सोल्यूट का प्रोपोर्शन कम है, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर दूसरा टर्म है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और सोल्यूट का अमाउंट कम है। ठीक है, फिर दूसरे टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम है और सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। तो ये जो टाइप का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है, या फिर इट इज टर्म्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर डाइल्यूट या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसके पास सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। सॉल्वेंट को आप कंसीडर कर सकते हो एज वाटर, सॉल्वेंट को कंसीडर किया जाता है वाटर, पानी। और सोल्यूट वाले केस में अगर मैं हाइपोटोनिक की बात कर रहा हूं, तो हाइपोटोनिक में सोल्यूट का अमाउंट कम है। अब सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी चाय पत्ती, इट कुड बी लेमन, इट कुड बी रसना। ठीक है, कम है तो आप बोलोगे इट्स अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बट अगर मैं बोलता हूं कि यार सोल्यूट में प्रोपोर्शन ज्यादा है सोल्यूट का, तो आप बोलोगे इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहां पे मैं ऑस्मोसिस की बात करता हूं, अपन दो सॉल्यूशन लेते हैं। कौन सा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा हो गया हाइपोटोनिक। अगर ये दोनों सॉल्यूशंस को मैं पास पास में रखता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ओके, देखो ये याद हो जाना चाहिए। अगर कोई सेल है, एनिमल सेल ले लेते हैं, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं और एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और अगर एनिमल सेल को मैं कंटेनर में रखता हूं और उस कंटेनर में देयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, और वो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब उसके पास पानी कम है, उसके पास सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन कम है। ठीक है, अब ये जो सेल होगा, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन तो होगा ही ना, सेल के अंदर भी काफी सारा चीजें अवेलेबल है, काफी ज्यादा सॉल्वेंट और सोल्यूट प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब क्या मैंने यहां पे लिखा है, सॉल्वेंट कम है, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है, सेल के अंदर का जो पानी है, वो निकल के बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जब वो बाहर निकल के आ जाएगा तो आपका सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि चीजें क्या करती है, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ मूव करती है। तो मैंने बोला सेल के अंदर सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन क्या है, ज्यादा है। तो अगर सेल के अंदर सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, सॉल्यूशन के अंदर तो कम है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएगा। और सेल के पास तो मेम्ब्रेन भी है,
तो मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ऑस्मोसिस कहा जाएगा। जब सॉल्वेंट अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाता है, यहां पे आप देख सकते हो क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और अंदर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेल के पास कौन सा सॉल्यूशन है? सेल कंसिस्ट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट हाई होता है, तो क्या होगा? सॉल्वेंट अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाएगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो जब सेल के अंदर का सॉल्वेंट लिक्विड पार्ट अगर बाहर आ जाता है तो सेल क्या हो जाएगा? तो सेल श्रिंक्स। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ओके, द प्रॉपर टर्म इज द सेल इज टर्म्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या कहा जाता है सेल को? प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाता है। और पानी बाहर चला गया, सेल श्रिंक हो गया, तो जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। जब आप कोई एनिमल सेल को आप रखते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है? सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है बाहर चला जाता है, सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ठीक है, द सेल श्रिंक्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल टर्म में वो जो श्रिंक हो गया सेल को, उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा प्लाज्मोलाइज सेल। और जो प्रोसेस था उसे कहा जाएगा प्लाज्मोलाइसिस। और यहां पे हुआ क्या? ऑस्मोसिस हुआ। जो सॉल्वेंट वाटर दैट इज मूविंग आउट ऑफ द सेल टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इट इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ गया? सेल क्या हो गया? प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। आई एम सॉरी, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, अभी सेम अपन बात करते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे सेल के बाहर जो सॉल्यूशन था उसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, अभी सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसको अपन बना देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन बना देते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के पास क्या ज्यादा होता है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के पास सॉल्वेंट ज्यादा है। तो अगर बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सेल कंसिस्ट ऑफ कौन सा सॉल्यूशन? तो बट ऑब्वियसली कंपैरिजन अगर आप करोगे तो सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट डू यू कॉल कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के पास तो सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। तो अब मूवमेंट क्या होगा? अब लिक्विड का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ। स्टार्टिंग में मूवमेंट कहां था? अंदर से बाहर की तरफ था। अब मूवमेंट होगा, जो लिक्विड है वो जाएगा, जो लिक्विड है वो जाएगा बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, अब जब लिक्विड बाहर से अंदर मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से मूव करेगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर, डाइल्यूट सॉल्यूशन से मूव करेगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो आपका सेल के अंदर पानी जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल क्या होगा? फूल जाएगा। ओके, सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ओके, सेल स्वेल्स। ओके, और जब सेल स्वेल हो जाता है उस सेल को कहा जाता है टर्जिड सेल। जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएगा। ओके, और सेल को क्या कहा जाएगा? इट इज टर्म्ड एज अ टर्जिड सेल। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या होता है कि जब सेल टर्जिड होता है ना, तो टर्जिड होने के बाद सेल, अगर एनिमल सेल है तो वो बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बलून है, बलून के अंदर अगर आप हवा भरते जाओगे, सेल है उसके अंदर पानी एंटर होता जाएगा, तो एक टाइम पे क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टूट जाएगी और सेल बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एनिमल सेल बर्स्ट होता है, प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता। ये आपको याद रखना है। प्लांट सेल क्यों बर्स्ट नहीं होता? विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है? अब एक और बात,
यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन था, अब अंदर बाहर सेम सॉल्यूशन है, अंदर भी सॉल्यूशन सेम है, सेल के अंदर सॉल्वेंट हाई है और सोल्यूट कम है, और बाहर सराउंडिंग में भी क्या है, सॉल्वेंट हाई है और सोल्यूट लेस है। तो उस केस में सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा, बिकॉज सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों जगह सेम है, ठीक है। अगर मूवमेंट होगा, लेट्स से थोड़ा सॉल्वेंट अगर बाहर जाता भी है तो इतना ही सॉल्वेंट वापस अंदर आ जाएगा, जो नेट मूवमेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज मूविंग आउट ऑफ द सेल, देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर इज अगेन गोइंग टू एंटर द सेल, ठीक है। तो जो नेट मूवमेंट हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, या फिर आप बोलो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना बाहर गया उतना ही अंदर आएगा। तो उस केस में अगर बाहर भी सॉल्वेंट सेम है, अंदर भी सेम है, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल लूज हो जाएगा, सेल वुड बिकम लाइक अ जेली, तो सेल बिकम्स फ्लैसिड सेल। क्या हो जाएगा, सेल फ्लैसिड सेल हो जाएगा, या फिर जेली लाइक, ठीक है, क्योंकि पानी जितना अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। अगर सेल के बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेल के बाहर जो सॉल्यूशन अवेलेबल है जिसका सॉल्वेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम है, उस सॉल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो जो नेट मूवमेंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा थोड़ा सा, इट वुड लुक लाइक अ जेली और इट वुड बिकम फ्लैसिड, ठीक है। ओके, सो वी डिड टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन, ओके, वी डिड टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन, ओके। और मेम्ब्रेन के जो मैंने फंक्शंस आपको बता दिया क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। आप वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को देखने के बाद नोट्स बना लेना, और जब आपकी नोट्स बन जाती है तो आप मुझे नोट्स का फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और हर एक व्हाट्सएप में आपका नाम नीचे होना चाहिए कि किसकी नोट्स है, ओके, क्लियर है। सो अभी वी हैव रीच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन, ओके, अभी बाकी के फंक्शंस बाकी है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। चलो, थैंक यू।